एवरीवन, आई एम शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वेरियस आर्टिकल्स को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे वो 395 थे, बट अगर रिसेंट डेवलपमेंट देखी जाए तो टोटल जो आर्टिकल हैं वो 448 हैं। इसमें टोटल 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली इसमें 8 थे। पार्ट जो है वो 22 है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जब ये पहली बार आया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें सिर्फ 16 आर्टिकल्स को ही इंश्राइन किया गया था। ये इफ़ेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम लाइन वाइज एक एक पार्ट को देखेंगे। पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जिसमें आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट है आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। सेक्शन 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये पार्लियामेंट करती है। नेक्स्ट है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। पार्ट 2 जो हमारा है वो सिटीजनशिप से डील करता है, जो 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 6 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। एंड आर्टिकल 7 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो 6 में जो है वो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, और 7 में है जो पाकिस्तान चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, उन सिटीजन्स के राइट की बात है। फिर है आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 है पर्सन्स वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एडिशनली हमें जानना चाहिए कि सिटीजनशिप कितने तरीके से अक्वायर हो सकती है और कितने तरीके से टर्मिनेट किया जा सकता है सिटीजनशिप को। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 मोड्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है बाय बर्थ, सेकंड बाय डिसेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन एंड फिफ्थ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एंड नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, एंड थर्ड वन बाय डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये 3 तरीके से टर्मिनेशन हो सकता है सिटीजनशिप का। नेक्स्ट है पार्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन बताता है स्टेट की। स्टेट को यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट में ही प्रोवाइडेड हैं। कुछ राइट्स हैं जो हमें प्राइवेट पर्सन और पब्लिक पर्सन के अगेंस्ट में भी प्रोवाइडेड हैं, बट जनरली जो राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट में ही प्रोवाइडेड हैं, और वो स्टेट के अगेंस्ट में हम इन्फोर्स करा सकते हैं अगर हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है या वॉयलेशन हो रहा है तो। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी लॉ इनकन्सिस्टेंट होंगे और इन डेरोगेशन होंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट्स टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है,
डाइसी ने इसे रूल ऑफ लॉ बोला है। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये फ्रेज इंग्लिश ओरिजिन है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएस ओरिजिन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें बेसिकली 5 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। किस किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर जो 15 का क्लॉज 3 है वो चाइल्ड और वुमेन्स के लिए लॉज प्रोवाइड करता है कि वो जो हैं वो वनरेबल क्लासेस हैं, इसलिए उनके लिए लॉ बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल जो 15 है उसमें ओरिजिनली 3 क्लॉजेज ही थे, बट अमेंडमेंट करके उनमें 3 क्लॉजेज को और ऐड किया गया था, जिनमें आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 4 है उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था। 15 का सब क्लॉज 5 जो है उसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 से ऐड किया गया था, और 15 का जो सब क्लॉज 6 है उसको 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से ऐड किया गया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ क्लासेस को। जब ये 15 में सब क्लॉज 6 ऐड हुआ था तभी आर्टिकल 16 में भी 16th क्लॉज ऐड हुआ था, और इसमें भी 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन ऑफ क्लासेस को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया था और इसे वैलिड किया था। फिर है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, इसमें 19 से 22 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 19 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें 19(1) एक जो क्लॉज है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और 19 का सब क्लॉज 2 जो है वहाँ से 19 के सब क्लॉज 6 तक उनके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो जो 20 का क्लॉज 1 है वो बोलता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। तो बेसिकली ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। 20 का सब क्लॉज 2 जो है वो डबल जियोपॉडी से डील करता है, और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 प्रोवाइड करता है दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो किसी पर्सन को आप सेल्फ इंक्रिमिनेटरी कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते हैं या स्टेटमेंट देने से बाउंड नहीं कर सकते हैं, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये प्रोवाइड करता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये जो फ्रेज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, जिसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं 23 और 24। तो 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे 14 ईयर्स तक के बच्चों को हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में और फैक्ट्रीज वर्क में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है।
तो आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 और आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को। फिर है आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे आर्टिकल 30 में, ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के बेसिस पे किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज 31A, 31B, 31C, जिसमें 31A और 31B जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुआ था और 31C जो है ये इंसर्ट हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से। नेक्स्ट है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। अगर किसी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होता है या वॉयलेट होता है तो वो आर्टिकल 32 में ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। ये रेमेडी प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 बेसिकली है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। नेक्स्ट है 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट in their application to forces etc. Next है Article 34 restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. Next है 35 legislation to give effect to provision of this part. Part 4 है Directive Principles of State Policy. इसमें जो पर्पस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये है the state to take proactive and positive steps for the welfare of the people. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 36 से 51 तक दिया हुआ है और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रॉड किया गया था, बोरो किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 36 जो कि डेफिनेशन बताता है स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। फिर है 37 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल 38 है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो मेन एम है वो 38 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। नेक्स्ट है 39A ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। ये 39A है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये गांधीनियन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर है 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। फिर है आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये 43A जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किया गया था और 43B को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से इंसर्ट किया गया था। फिर है आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। फिर है आर्टिकल 45 प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड चिल्ड्रन टू एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टेट कहाँ तक किस एज तक के
बच्चों की एजुकेशन के लिए बाउंड है तो एट द एज ऑफ 6 ईयर, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। फिर है 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है या फिर मिड डे मील वगैरह स्कूल्स में लगाती रहती है, ये सब 47 के अंडर में आता है। नेक्स्ट है 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर है 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किया गया था। फिर है 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। फिर है 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो एक बार हम जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं कि कौन कौन से DPSP प्रोवाइडेड हैं। 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 में है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। 42 है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। 47 है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस पार्ट को इंसर्ट किया गया था। 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं और जो इसकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। फिर है पार्ट 5 द यूनियन, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो आर्टिकल 52 में है, ये बोलता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 में है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। 55 में है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 में है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब एक प्रेसिडेंट को एक से अधिक बार भी इलेक्ट किया जा सकता है। 58 है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 59 में है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। 60 में है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 61 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का वो किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है। तो ये 61 में है। फिर है 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो ये बेसिकली 6 मंथ दिया है। फिर है 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 63 से वाइस प्रेसिडेंट शुरू हो जाता है, तो 63 में वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है। फिर है 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा। 65 है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। 66 में दिया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 68 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। 69 में है oath और affirmation by the vice president। 72 है discharge of president's functions in other contingencies। फिर है 73 extent of executive powers of the union। 72 भी important है power of president to grant pardons etc or to suspend, remit or commute sentences in certain cases। तो प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होता है और वाइस प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर दिया हुआ है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। 75 है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही वर्क करते हैं, मतलब कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होते हैं और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। सॉरी, मैंने ऊपर एक मिस्टेक करी थी, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होती है, मैंने गलती से वाइस प्रेसिडेंट बोल दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72 में है और गवर्नर की पार्डनिंग पावर जो है वो 161 में दी हुई है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। फिर है चैप्टर सेकंड जो कि पार्लियामेंट से डील करता है। तो 79 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट जो करता है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। आर्टिकल 80 है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, तो 80 में कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा है। 81 में है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। 82 है रीएडजस्टमेंट्स आफ्टर ईच सेंसस। 83 है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 84 में है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। 86 है राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। 87 है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो जब भी कोई नई सरकार बनती है तो जो पहला एड्रेस होता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही किया जाता है। फिर है 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस। तो ये जो आर्टिकल 88 है ये प्रोवाइड करता है दैट द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस इन जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस और इन एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन विच ही मे बी अ मेंबर। उन्हें बोलने का अधिकार होता है पर वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। 89 में है ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। 89 है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 90 में है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। 91 में है पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन एंड अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। फिर है 93 में द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। फिर 94 में इनके वेकेशन और रेजिग्नेशन की बात है। 95 में पावर दिया है ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर। 98 है कि सेक्रेटरीट होगा पार्लियामेंट का, द सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट 98 में है। फिर है 100
वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो एक कोरम डिसाइड किया गया है कि जब भी वोटिंग होगी तो उनका प्रेजेंट होना अनिवार्य होगा, जो 1/10 होता है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 101 में है वेकेशन ऑफ सीट्स, 102 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, 103 है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, 104 में है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। तो इसमें 500 रुपये तक की पनिशमेंट लगाई जा सकती है। यही एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे स्पेसिफिकली पेनल्टी का अमाउंट मेंशन है। फिर है पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो 105 में पावर प्रिविलेज दिया हुआ है हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। 106 में है सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ मेंबर्स। फिर है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो कि 107 से स्टार्ट होता है। 107 में है प्रोविजन एज टू द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। 108 है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो ये प्रेसिडेंट बुलाता है। 109 है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। 111 में है असेंट टू बिल्स। फिर है प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमेशा हर ईयर में बजट लेके आती हैं, वो आर्टिकल 112 के अंडर में ही आता है। तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट जैसा कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, हम जनरल टर्म्स में इसको बजट बोलते हैं। फिर है 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टिमेट्स। 114 है अप्रोप्रिएशन बिल्स। नेक्स्ट है 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। 106 है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। 117 है स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स। फिर है प्रोसीजर जनरली, जिसमें 118 जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताता है। 120 में है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। 121 रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। और 122 है कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 121 में है कि पार्लियामेंट में कोर्ट के बातों को डिस्कस नहीं किया जाएगा, मतलब उनके जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। और 122 में है कि पार्लियामेंट में जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग हो रही हैं वो कोर्ट उसको इंक्वायर नहीं करेगी। फिर है चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 123 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को अगर कोई अर्जेंट नीड है, कोई अर्जेंट नीड अराइज हो जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकता है। फिर है चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी। 124 में दिया है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है 124 ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। तो ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था 5 जजेस बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस चेलामेश्वर। नेक्स्ट है 124 का C पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज। 125 में है सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। 126 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी, तो पहले एक्टिंग AC फिर एडहॉक, ठीक है। नेक्स्ट है 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 में है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 में है सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 132 है एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। 133 में है सिविल मैटर्स में अपील।
134 में है क्रिमिनल मैटर्स में अपील। तो 132, 133 और 134 जो है वो बेसिकली एपिलेट जुरिस्डिक्शन से डील करता है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है 134A, ये बात करता है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये हाई कोर्ट करती है। फिर है 135, jurisdiction and powers of federal court under existing law to be exercisable by the supreme court, ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। 136 है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, इसको क्यूरेटिव पिटीशन भी बोलते हैं। 138 जो है इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 139 है कन्फर्मेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। 139A है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। ये जो 134A था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। फिर है आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 141 में है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 142 में है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी एटसेट्रा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट को। 143 है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। 144 है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर है 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स एटसेट्रा। 146 में है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है चैप्टर 5 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 में है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर है 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG। 150 में है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। 151 में है ये इनकी ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 6 जो कि स्टेट से डील करता है। 152 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। चैप्टर 2 है द एग्जीक्यूटिव, ये डील करता है गवर्नर से, जिसमें आर्टिकल 153 जो है वो बताता है कि हर स्टेट में गवर्नर भी होगा। 154 जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट बताता है। 155 में है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 156 में है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 157 में इनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस है। 159 में इनका ओथ एंड अफर्मेशन है। 160 में है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। 161 में है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पर्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। 162 में है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्टेट के रिस्पेक्ट में है, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में। 163 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 164 में है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट है द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, ये 165 में दिया है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। फिर है कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, 166 में दिया है। 167 में है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एटसेट्रा। फिर है चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वैसे ही यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा। 168 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेट। 169 में है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। और 170 में है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे विधान परिषद है, 169 में विधान परिषद का कॉन्स्टिट्यूशन है और 170 में विधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्पोजिशन है। 171 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 172 में है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 173 में क्वालिफिकेशन दी हुई है मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 174 में है सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। 175 में है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस और हाउसेज।
176 में है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेस। फिर है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 178 में है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर है 182 में द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो होते हैं वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसमें चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। फिर 187 में है जैसे पार्लियामेंट का सेक्रेटरीएट होगा वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर का भी सेक्रेटरीएट होगा। फिर है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 188 में है ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। 189 में है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। 190 में है वेकेशन ऑफ सीट्स। 191 में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। 192 में है डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। 193 में पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट है पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स। तो 194 में पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड द मेंबर्स एंड द कमिटीज देयर ऑफ दिया हुआ है स्टेट हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में। 195 में दिया है सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ मेंबर्स। फिर है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो वही सेम जैसे पार्लियामेंट का है वैसे ही दिया हुआ है। 196 में है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 197 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल्स। 198 में है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। 199 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। 200 में है असेंट टू बिल्स, और 201 में है बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। फिर है चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो जैसे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का पावर है वैसे ही गवर्नर को भी पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो जो कि 213 में पावर प्रोवाइडेड है। फिर है चैप्टर 5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट। 214 है हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स। 215 में है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 216 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। 217 में है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। 218 में है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। 219 में है ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर है 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। 221 में है सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। 222 में है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। 223 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। तो 223 में अपॉइंटमेंट होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस का, और 224 का में है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। 224A जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स, ये इंसर्ट हुआ था 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 से। फिर है 225 जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। 226 में है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। 227 में है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। 228 में है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। 229 डील करता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। 230 एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। 231 में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट टू 2 और मोर स्टेट्स। फिर है चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 233 में है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 233A में है वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड द जजमेंट एटसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये जो 233 आर्टिकल ए है ये आर्टिकल 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से इंसर्ट किया गया था। 234 में है
रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज। 235 है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर है 236 इंटरप्रिटेशन। 237 में है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट है पार्ट 8 जो डील करता है द यूनियन टेरिटरीज से। 239 में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 239 ए क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। ये 239 ए जो है ये 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से ऐड हुआ था। 239 ए ये स्पेशल प्रोविजन देता है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, और 239 ए बी जो है वो प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये जो दोनों है ये 69 239 ए और 239 ए बी ये दोनों 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 से इंसर्ट किए गए थे। नेक्स्ट है 239 बी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो है ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से ये क्लॉज ऐड किया गया था। फिर है 240 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। फिर 241 इंपॉर्टेंट है जो बोलता है हाई कोर्ट 241 हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है पार्ट 9 जो कि डील करता है पंचायत से। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ था। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक दिया है और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। 243 ए में ग्राम सभा दिया है, 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, 243 में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत दिया है, 243 डी में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फिर है 243 के में इलेक्शन ऑफ पंचायत, फिर 243 एम जो है वो बताता है कि पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है पार्ट 9 ए द म्यूनिसिपैलिटी। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ था। ये 243 पी से 243 जेड जी तक है और इसके साथ साथ 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 243 में बहुत सारी डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं। 243 क्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का। 243 आर में कॉम्पोजिशन दिया है। 243 एस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी दिया है। 243 में रिजर्वेशन ऑफ सीट से है। 243 यू जो है वो ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी बताता है। 243 जेड ए में है इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। नेक्स्ट है पार्ट 9 बी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से इंसर्ट किया गया था। 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसमें दिया हुआ है, जिसमें 243 जेड आई जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से डील करता है। फिर है 243 जेड पी इसके रिटर्न्स के बारे में है। 243 जेड क्यू जो है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से है। फिर नेक्स्ट है पार्ट 10, ये इंपॉर्टेंट है, द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। 243 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। 244 ए है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम और क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयरफॉर। ये जो 244 ए है ये 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 से इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन बताता है, जिसमें 245 जो है वो बताता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। 246 में है 246 में है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 246 है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो 246 है ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से आया था, जो कि
इन्फोर्स हुआ 16 सितंबर 2016 से। फिर है 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोड्स। 248 इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। 249 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। 250 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर स्टेट लिस्ट इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 251 में है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल्स 249 एंड 250 एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। 252 डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट टू और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। नेक्स्ट है 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट। 254 है inconsistency between laws made by parliament and laws made by the legislature of state। 255 है requirement as to recommendation and previous sanction to be regarded as the matter of procedure only। next है administrative relation, इसमें 256 है obligation of state and the unions। 257 में है control of union over state in certain cases। 258 डील करता है पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स एटसेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है 260 जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। 261 इंपॉर्टेंट है पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फिर है 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड ऑफ रिवर वैली। फिर है 263 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट काउंसिल। ये दोनों आर्टिकल बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 262 और 263। तो 262 जो है वो इंटर स्टेट रिवर वैली से डिस्प्यूट से रिलेटेड है और 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट है पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स एट्सेट्रा। इसमें 264 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। 265 में है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 266 में है कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है 267 में कंटिजेंसी फंड। तो 266 में है कंसोलिडेटेड फंड और 267 में है कंटिजेंसी फंड। फिर है 268 ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। 269 में है taxes levied and collected by union but assigned to the state। 269A levy and collection of goods and service tax in course of interstate trade और commerce। 269A जो है ये भी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से ऐड हुआ था। फिर है 270 taxes levied and distributed between the union and the states। नेक्स्ट है 273 ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। फिर है 275 ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट। 276 में है टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। 277 में कुछ सेविंग्स दी हुई हैं। 279 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स एक्सेट्रा दिया है। 279A में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, तो ये भी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से इंसर्ट किया गया था। 280 में है फाइनेंस कमीशन। 281 में है रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है 285 एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। 286 में है रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। 287 में है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। 288 में है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। 289 में है एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। 290 में है एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। 290A में है एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवासन फंड। नेक्स्ट है बोरोइंग्स
292 में है बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 293 में है बोरोइंग्स बाय स्टेट। फिर है 299 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे यूनियन में वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे, और जो स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो गवर्नर के नाम से किए जाएंगे। फिर है 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी 300 ए में पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये जो 300 ए है इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यहाँ से 300 ए में कर दिया गया, और ये इसको फंडामेंटल राइट से हटा के अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज लीगल राइट कर दिया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 301 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। 302 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। 303 में है रिस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। 304 है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट। 305 में है सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। नेक्स्ट है 307 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 301 to 304। नेक्स्ट है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। 308 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज। 309 में है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड द स्टेट। 310 में है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट। 311 में है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और द स्टेट। 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर है 312 ए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। 313 जो है वो ट्रांजिशनल प्रोविजन है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। 316 में है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। 317 में है उनका रिमूवल एंड सस्पेंशन। 318 में है पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड ऑफ स्टाफ्स। 319 में है प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। 320 में दिया है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 321 में है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 322 में है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323 में है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है पार्ट 14 ए जो कि ट्राइब्यूनल से डील करता है। इसमें 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और 323 बी ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। तो ये जो 323 ए है और 323 बी है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है पार्ट 15 जो कि इलेक्शन से डील करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 जो है वो सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। फिर है 325 जो है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो किसी भी पर्सन को इलेक्शन में भाग लेने से इसलिए नहीं मना किया जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। 326 में है इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो ये 18 साल की उम्र जिसकी हो जाएगी तो वो वोट कर सकता है। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 21 ईयर की एज को 18 साल कर दिया गया था। फिर है 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स।
328 में है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। 329 में है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। नेक्स्ट है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। इसमें है 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। 330 ए है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल। तो ये जो 330 ए है इसको 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 से इंसर्ट किया गया था। फिर है 331 रिप्रेजेंटेशन, ये तो हटा दिया गया है। फिर है 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। 332 ए है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो ये जो 332 ए है इसको भी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड। 334 ए है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन टेक इफेक्ट। तो 334 ए जो है इसको भी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट है 335 क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स। नेक्स्ट है 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और 338 बी में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 338 जो है वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से इंसर्ट किया गया और 338 बी जो है वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 से इंसर्ट किया गया था। 339 कंट्रोल of union over the administration of scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes। 340 में है appointment of commission to investigate the conditions of backward classes। 341 में है scheduled caste। 342 में है scheduled tribes। 342 ए में है socially and educationally backward classes। नेक्स्ट है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 243 में है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 244 में है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है रीजनल लैंग्वेजेस। 345 में है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। 346 में है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड द अनदर और बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। 347 में है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन और पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट है चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एटसेट्रा। 348 में है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट एंड बिल्स एटसेट्रा। 349 में है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। 351 में है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है पार्ट 18 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमरजेंसी प्रोविजंस। 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 353 में है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 354 में दिया है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 355 में है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। 356 में है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। 357 में है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर 356। 358 में है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये बेसिकली डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे राइट जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 359 सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द ड्यूरिंग द एमरजेंसीज। नेक्स्ट है 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो अभी तक भारत में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट है पार्ट 19 मिसलेनियस। 361 में है
प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। 361A है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। 361B में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। 363 में बार दिया है टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट एटसेट्रा। 363 में है रिकॉग्निशन granted to rulers of Indian state to seize and privy purses to be abolished। 366 में definitions दी हुई हैं। 367 है interpretation clause है। नेक्स्ट है पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। फिर है पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। 369 है टेम्पोररी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एज इफ दे वर मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। फिर है 370 टेम्पोररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 तो ये अब हट गया है। फिर है 371 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 में है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू नागालैंड। 371B में है असम के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन। 371C जो है वो मणिपुर के रिस्पेक्ट में। डी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रिस्पेक्ट में। ई में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। 371F में है सिक्किम। 371G में है मिजोरम। एच में है अरुणाचल प्रदेश। आई में है स्टेट ऑफ गोवा। जे में है कर्नाटका। 372 में है कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन एंड देयर अडेप्टेशन। 372A जो है वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडेप्ट लॉज की बात करता है। नेक्स्ट है 373 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है 376 प्रोविजन एज टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। 377 है प्रोविजन एज टू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 378 है प्रोविजन एज टू पब्लिक सर्विस कमीशंस। 378A स्पेशल प्रोविजन एज टू ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है 392 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जो 393 है वो शॉर्ट टाइटल बताता है जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। 394 जो बताता है कमेंसमेंट। 394A में है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेजेस और 395 जो है वो रिपल्स बताता है। तो यहाँ हमारा ये सेशन एंड हुआ। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स और देख लेते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ दिया हुआ है। तो शेड्यूल्स को जो 12 शेड्यूल हैं उनको याद करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो जो पहला शेड्यूल है वो बात करता है यूनियन टेरिटरीज़ की। दूसरा जो है वो इमोल्यूमेंट्स वगैरह से डील करता है। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बेसिकली राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स से डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के रिस्पेक्ट में है। सेवन्थ शेड्यूल जो है वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल जो कि लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है। नाइन्थ शेड्यूल में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। नाइन्थ शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल जो है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत से है। 12th शेड्यूल में है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एटसेट्रा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।